नमस्कार। आर्य राजस्थान इतिहास की सीरीज में कृषक आंदोलन हमारे चल रहे हैं और लास्ट एपिसोड तक हम लोगों ने मारवाड़ किसान आंदोलन को विस्तार से देख लिया था और उम्मीद करता हूं कि ये नॉलेजेबल और डेप्थ एनालिटिकल अप्रोच वाले जो एपिसोड्स आपके सामने आधुनिक राजस्थान के इतिहास से संबंधित आ रहे हैं आपको पसंद आ भी रहे होंगे। पसंद आने से मेरा मतलब एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आपको मिल रहा है। आज मैं दो किसान आंदोलनों पर आपके सामने चर्चा कर रहा हूँ। एक तो है, हालांकि दोनों का संबंध बेसिकली अलवर से, एक तो अलवर का प्रसिद्ध अलवर किसान आंदोलन है और एक मेव किसान आंदोलन है, क्योंकि कुछ हिस्सा मेवों का जो कन्वर्टेड मुस्लिम्स थे वो अलवर में ही पड़ता था। फिलहाल मैं आपके सामने अलवर किसान आंदोलन ले रहा हूँ, तो उम्मीद करूंगा कि इसको भी आप बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करें। अलवर कृषक आंदोलन, कुछ बातें जो मेरी आदत है, रिसर्च बेस्ड जो फैक्ट्स होते हैं जनरली हम इनको कवर नहीं करते हैं या अनकवर नहीं करते हैं। सही बात है कि वो कवर रहते हैं। आप बात को समझने का प्रयास करिएगा। देखिएगा, अलवर एक ऐसा किसान आंदोलन था जहां पर जागीरी शोषण को लेकर कोई विशेष बात नहीं थी। खास बात नोटिस करना, अलवर बड़ा विशिष्ट अपने आप में। यहां पर जागीरी शोषण, यहां पर अत्यधिक भू राजस्व और लाग बाग को लेकर किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं थी। समझिएगा बात को। अब तक हम क्या कहते आए हैं कि जितने भी किसान आंदोलन चल रहे हैं उन तमाम किसान आंदोलनों की प्रमुख शिकायतें उच्च भू राजस्व दर, अनावश्यक लाग बाग और बेवजह का जागीरी शोषण। मसलन आपको फोर्स किया जा रहा है कि भैया आप बेगार दीजिए किसानों को, ये एक प्रमुख शिकायत रही है। लेकिन इसकी वजह क्या है? देखिएगा, मैं सारे किसान आंदोलनों का जितना मेरा मोटी बुद्धि कहती है, यदि मैं उनको एनालिसिस करता हूं तो याद रखना, मारवाड़ में सर्वाधिक सामंती या जागीरी शोषण था। याद रखिएगा इस बात को, सर्वाधिक। अब आप इस बात से आइडिया लगा लीजिएगा, मारवाड़ सबसे बड़ी क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ी रियासत थी और इसका 87% हिस्सा इसके कुल क्षेत्रफल का वो जागीरी भूमि थी, ठिकानों के पास थी। अलवर चूंकि दिल्ली के करीब था तो अलवर में शिक्षा का प्रसार अन्य रियासतों की तुलना में बहुत ज्यादा था, क्योंकि दिल्ली बिल्कुल ब्रिटिश हुकूमत के बिल्कुल अड़वा मामला है। समझ में आ रही बात आप लोगों को? और यहाँ पर लगभग जो जागीरी हिस्सा था, जो सामंती हिस्सा था, वो न्यूनतम मानकर चलिए, क्योंकि ये ज्यादा प्रोग्रेसिव थे यहाँ के पीजेंट्स। और चूंकि हर वक्त आप एक्सेस में थे EIC के, AGG और आप कहेंगे इसको ब्रिटिश गवर्नर जनरल या पॉलिटिकल एजेंट, तो आप यूं मनमानी नहीं कर सकते थे जो दिल्ली से बहुत दूर के स्टेट्स, जैसे प्रिंसली स्टेट्स में बात करूं मैं, मारवाड़ है, मेवाड़ है, वहां संभावना थी। तो यहां पर पहली बात तो इस बात को लेकर कोई विशेष बात नहीं थी। तो प्रश्न फिर ये उठता है कि साहब किसान आंदोलन किस चीज का हुआ? किसान आंदोलन चला, आप तो कह रहे हैं पढ़ना है, फिर क्या पढ़ोगे जब ये था ही नहीं? अब यही पॉइंट है, हम बाकी जगह जब पढ़ने बैठते हैं तो वही मोटी मोटी घिसियारी बातों को टक 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 करके टिका दिया और एक झटकन से वो थम्स अप की बोतल खुलती ना, तो ऐसा भाई, ऐसा सिलेबस नहीं होते हैं। यहाँ हम कहीं की ट्रिकी हिस्ट्री टीचिंग करें, सो देयर इज नो शॉर्टकट टू अचीव योर टारगेट्स, व्हाटएवर यू हैव फिक्स्ड एज योर फ्यूचर गोल, नथिंग, कुछ नहीं है भाई कठोर मेहनत के सिवाय। देखिएगा, ये सारा मामला कहां से आरंभ होता है, इसकी मैं पृष्ठभूमि सबसे पहले आपको बताऊं। ये बात तो मैंने अब आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट कर ही दी है, लेकिन असल में क्या है, अलवर महाराजा ने 1922 ईस्वी का भू बंदोबस्त, जो लैंड सेटलमेंट, थर्ड भूमि बंदोबस्त 1922 में
अलवर महाराजा जयसिंह के द्वारा, याद रखना, अलवर किंग जयसिंह जी के द्वारा जो थर्ड लैंड सेटलमेंट एक्ट यहां पर लागू किया गया, उसने हाहाकार मचा दिया। पहली बात तो ये जो किसान आंदोलन था, इसकी अवधि थी 1922 से लेकर 25। अब इस लैंड सेटलमेंट थर्ड ने क्या हाहाकार मचाया। पहली बात, इसने क्या किया साहब, जातीय असमानता को समाप्त कर दिया। अब ये बड़ी आश्चर्यजनक है कि किसी प्रिंसली स्टेट्स में कोई एक्ट ऐसा है जो जातीय असमानता समाप्त कर दे, सोशल अनइक्वलिटी या कास्टिज्म को। आज के टाइम पर भाई नरेंद्र मोदी जी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उस जमाने में कैसे पॉसिबल है। लेकिन अब यही ट्विस्ट है, समझिएगा। असल में पहली बार मैं समझता हूं संपूर्ण राजपूताने के इतिहास में ही पहली बार जो आज तक की सरकारें आधुनिक भारत में नहीं कर पाई, वो अलवर महाराजा जयसिंह के एक एक्ट ने वो काम कर दिया। जो थर्ड सेटलमेंट एक्ट था, लैंड सेटलमेंट एक्ट, उसने क्या किया, आप लोग जानते हैं अब तक 2 वर्ग अनुत्पादक थे। 2 वर्ग अनुत्पादक थे जातीय सामाजिक संगठन में भारतीय इतिहास में अब तक, एक तो ब्राह्मण और एक क्षत्रिय, या जिसको हम कहें राजपूत। अब इनमें भी डोमिनेंट ज्यादा कौन है, याद रखना, क्षत्रिय। चलो ब्राह्मण तो खेती भी कर रहे हैं इस समय तक। अब तक हो क्या रहा था, इनके पास खेती बहुत कम थी, और दोनों ही जो वर्ग हैं बेसिकली वो लैंड रेवेन्यू से बचे हुए थे, या बहुत न्यूनतम दर थी, बहुत न्यूनतम दर थी। उसकी वजह, क्योंकि क्षत्रिय देवर सपोर्टर, देवर माइटी सपोर्टर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स और स्टेट्स किंग, क्योंकि राजपूती ढांचा सामंती ढांचा है। तो जहां तमाम रियासतों में राजपूतों का पूरा इंटैक्ट सपोर्ट राजा को था, और ब्राह्मणों का नैतिक सपोर्ट, क्योंकि कर्मकांड और तमाम चीजें वही कर रहे हैं, तो उनकी ख्याति वगैरह ब्राह्मणों पर टिकी हुई। ठीक है साहब, तो ब्राह्मणों पर टैक्स था न्यूनतम, जो राजपूत खेती कर रहे हैं मिनिमम, मिनिमाइज बिल्कुल लैंड रेवेन्यू। लेकिन लैंड सेटलमेंट जो थर्ड एक्ट हुआ, पारित हुआ 1922 में अलवर महाराजा जयसिंह के द्वारा, उन्होंने जातीय असमानता समाप्त करते हुए ब्राह्मणों और क्षत्रिय जो किसान थे, राजपूत किसान थे, उन पर वही भू राजस्व दर आरोपित कर दी जो अन्य जातियों पर थी। बस इतना हुआ, हाहाकार मचा, और थानागाजी अलवर में, याद रखना, अलवर में थानागाजी और बानसूर तहसील में, स्पेशली इन दोनों तहसीलों में आग में घी का काम हुआ, और राजपूत सशस्त्र लामबंद हो गए, सशस्त्र तौर पर लामबंद हो गए। किसके विरुद्ध? रियासत के विरुद्ध। आज तक के इतिहास में यह सबसे अनोखी घटना थी, जहां राजपूत अन्य किसानों को कुछ नहीं मान रहे हैं, यहां राजपूत खुद लामबंद हो गए, सशस्त्र, अपनी ही जातीय संगठनात्मक जो संरचना थी उसके विरुद्ध। और इन्होंने कहा कि भाई वी आर नॉट इन कंडीशन टू पे यू इक्वल लैंड रेवेन्यू एज लाइक अदर कास्ट, वॉट एवर रिजल्ट जो होगा देखा जाएगा, हु केयर्स, हो दम। मैं जब शेखावाटी सीकर में था तो मुझे कुछ बातें बड़ी अच्छी फिलोसॉफी की मालूम चली साहब, जो ट्रक्स बसेस वगैरह के पीछे जो स्लोगन्स लिखे रहते थे। एक स्लोगन मुझे याद आ रहा है इसी बात पर कि दम है तो पास कर, वरना बर्दाश्त कर रिंगस की रानी। सही बात है, ओवरटेक करिए, लटक मत वरना पटक दूंगी, अंदर बैठ मजे दूंगी। ये बहुत बड़ा मैसेज भी है कि भाई गाड़ी के अंदर बैठ जाइए वरना राम नाम।
तो इन्होंने कहा कि दम है तो ले लीजिए, कर वसूल लीजिए, वरना चुपचाप बैठ जाइए। ये पहला सबसे अनोखा मामला था संपूर्ण राजपूताने का, जहां पे राजपूत लामबंद हो गए, साथ साथ ब्राह्मण भी। अब इनमें क्या हुआ कि रियासत की स्थिति बड़ी डिफेंसिव मोड में आ गई कि यार ये क्या क्लियर सा मामला। इसी बीच क्या होता है, 1921 में एक नया कानून इससे पहले लगाया जाता है अलवर महाराजा जयसिंह के द्वारा, जंगली सुअरों के शिकार पर प्रतिबंध। याद रखना, जंगली सुअरों के शिकार पर प्रतिबंध। ये सबसे अनोखी बात थी भाई। जंगली सुअर जो तैयार फसल का नाश कर रहे हैं उनका शिकार नहीं करोगे, क्योंकि वो तो महाराजा करेगा, युद्ध हो नहीं रहे, रानियों पर वश चलता नहीं, तब अपनी मर्दानगी कहीं तो दिखाएंगे शिकार में। अब उसका शिकार भी यदि किसान कर लेंगे तो फिर हम क्या खाक मारेंगे। किसानों ने कहा ठीक है, हमारी जो फसल का नाश हो रहा है उसकी भरपाई आप कर दीजिए। उन्होंने कहा ना, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी काइंड ऑफ लॉस, आपको पे करना पड़ेगा। इस बात को लेकर भी किसानों में रोष हुआ। 1922 में यह नया नाटक आ गया कि ब्राह्मणों को और क्षत्रियों सबको समान रूप से। 1923-24 ईस्वी में आपने एक और भूमि बंदोबस्त लागू करके लगान की दरें बढ़ा दी। ये और एक और रायता सा फैल गया 1923-24 में। भू राजस्व दर महाराजा जयसिंह के द्वारा भू राजस्व दरों में वृद्धि कर दी गई। अब आप समझ लीजिए इस सारी बैकग्राउंड में क्या अराजकता अलवर के अंदर फैली होगी। आप आराम से यहां तक की बात को मेरे हिसाब से देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर मैं अपनी बात को और आगे बढ़ाता हूं। मैं थोड़ा सा यहां पर आप लोगों से स्क्रीन आउट हो जाता हूं। ठीक है साहब, समझ लिया आप लोगों ने, आगे देखते हैं। यदि बात आए कि साहब अलवर किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है, तो अलवर किसान आंदोलन का नेतृत्व किया जा रहा है गोविंद सिंह एवं माध सिंह। कई जगह पे माधो सिंह भी हमारे सामने आता है। गोविंद सिंह एवं माध सिंह, इन दो किसान नेताओं ने, याद रखिएगा, नेतृत्व संभाल रखा है अलवर किसान आंदोलन का। अब यदि प्रश्न आता है कि अलवर किसान आंदोलन की विशेषताएं क्या है, तो एक तो राजपूत लामबंद हुए, आम किसान के साथ पहली बार राजपूत कंधे से कंधा मिलाकर अपनी रियासत के विरुद्ध, बल्कि यहां तक हुआ कि अलवर रियासत के राजपूत किसानों ने बाहरी रियासत के राजपूतों का समर्थन पाने के लिए 200 राजपूतों का दल जनवरी 1925 ईस्वी में दिल्ली में जो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का आयोजन हुआ वहां पहुंच गए। समझ में आ रही बात आपको? अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के जनवरी 1925 में। वजह, जब वहां से लौट कर आए तो निमूचना के अंदर राजपूत लामबंद होने लगे। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, याद रखना, नई दिल्ली में। यहां अलवर के, याद रखिएगा, 200 राजपूत पहुंचे। इनका उद्देश्य क्या था? अन्य रियासतों के राजपूतों का, याद रखना, ये बाहर से समर्थन पाना, ताकि राजपूतों के प्रति जो भू राजस्व दर बढ़ाई गई है उसको अन्याय के रूप में अखिल भारतीय विमर्श का प्रश्न बना दिया जाए। राजपूत हर सोसाइटी में, हर स्टेट में है। अब जब ये वापस लौटे तो वापस लौटकर इन्होंने निमूचना में
निमूचना एक गांव है बानसूर तहसील में। निमूचना में आकर राजपूत, याद रखिएगा, सशस्त्र लामबंद हो गए। आप समझ रहे हैं मेरी बात का मतलब? तो ये किसान आंदोलन यूं, इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप टीचिंग को यूं मत देखिए कि कट 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 कट, जो आप मारे जाओगे। मे भी आप जो ऑब्जेक्टिव मेथड की जो एग्जाम्स है वहां पर कुछ, लेकिन अब जिस तरह की नेचर एग्जाम्स की आ रही भाई, वहां पर वो चीज भी पॉसिबल नहीं बची है। रियासत को लग गया स्टेट को कि यदि हम डिफेंसिव रहे तो मारे जाएंगे। 6 मई 1925 ईस्वी को रियासत ने एक नया आदेश निकाल दिया कि लोगों का समूह 1 माह की अवधि तक थानागाजी, बानसूर, नारायणपुर, मालखेड़ा, राजगढ़, बहरोड थाना क्षेत्र में इकट्ठा नहीं होगा, हथियार सहित नहीं चलेगा। 6 मई 1925 ईस्वी को एक नया आदेश आया कि व्यक्तियों का सशस्त्र समूह गैर कानूनी हो गया अलवर रियासत के विभिन्न तहसीलों में। थानागाजी हो गया, बहरोड हो गया, राजगढ़ तहसील हो गई, बानसूर हो गया, कई कई प्रकार के, नारायणपुरा वगैरह, कि यदि नजर आ गए तो गैर कानूनी होगा, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। 7 मई को, अगले दिन जब ये कानून आया, 7 मई 1925 ईस्वी को, पक्की बात है, क्रिया की प्रतिक्रिया होना तय सी बात थी। तो राज्य सरकार ने एक साहसिक फैसला उठाया कि हम एक कमीशन भेजते हैं निमूचना में, जहां पर किसान लामबंद हुए थे दिल्ली क्षत्रिय महासभा से लौटने के पश्चात, और किसानों की समस्या को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। लेकिन हिडन जो टारगेट था इस कमीशन का वो अलग था। वो ये जानना चाहते थे कि जो राजपूत किसान लामबंद हुए हैं उनकी वास्तविक तैयारी कैसी है। समझ आ रही बात आपको? तो एक सरकारी आयोग याद रखना निमूचना पहुंचता है। अब निमूचना के अंदर इस आंदोलन का मुख्य केंद्र, असल में इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र ही असल में निमूचना था। अब निमूचना के अंदर जो बानसूर तहसील में मामला चल रहा है, यहां पर सरकारी कमीशन के साथ साथ कप्तान छादू सिंह और गोपाल दास भी पहुंचते हैं, जो एक पूरी पैटर्न के कमांडर थे। यहां किसान सभा का आयोजन हो रहा था। 14 मई 1925 को पूरे गांव को घेर कर जो गोलीबारी की गई, पूरे गांव को जलाकर राख कर दिया गया। 156 लोग मारे गए, 600 घायल हुए और 60 से अधिक मवेशी जलकर मर गए। निमूचना हत्याकांड आपने गोविंदपुरा में देखा, 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा हत्याकांड बेगू किसान आंदोलन में। 2 अप्रैल 1923 को आपने देखा डाबी हत्याकांड बरड़ या बूंदी किसान आंदोलन में। और आपने मारवाड़ किसान आंदोलन में देखा डाबड़ा हत्याकांड, अभी पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था 13 मार्च 1947, और ये 14 मई 1925 ईस्वी को यहां पर होता है। याद रखना अलवर में निमूचना हत्याकांड, याद रखिएगा 14 मई 1925 ईस्वी को निमूचना हत्याकांड होता है। कहां? बानसूर तहसील, गांव का नाम निमूचना। गोलीबारी करने वाला जो अभियुक्त है वो है कप्तान छादू सिंह एवं गोपाल दास। कप्तान छादू सिंह एवं गोपाल दास, 156 लोग यहां पर शहीद हुए, 600 से लोग अधिक यहां पर घायल हुए
और 60 मवेशी यहां पर जलकर मारे गए। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। 13 जुलाई 1923 गोविंदपुर हत्याकांड, 2 अप्रैल 1923 डाबी हत्याकांड, 13 मार्च 1947 डावड़ा हत्याकांड, 14 मई 1925 ईस्वी को निमोचना हत्याकांड। राजस्थान सेवा संघ ने इस हत्याकांड की जांच करी और तरुण राजस्थान, जो बेगू किसान आंदोलन में समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था, उसमें इस निमोचना हत्याकांड की खबर को प्रकाशित किया। असल में पहली बार इस हत्याकांड को निमोचना नाम ही, जब 31 मई 1925 को तरुण राजस्थान में समाचार पत्र में प्रकाशित हुई खबर, पहली बार ही इसको निमोचना हत्याकांड नाम राजस्थान सेवा संघ के सचिव परम आदरणीय राम नारायण जी चौधरी जी के द्वारा दिया गया था। वो लिखते हैं तरुण राजस्थान में कि देशी राज्यों के इतिहास में इस निमोचना हत्याकांड का वही महत्व है जो जलियांवाला बाग हत्याकांड का महत्व था। यहां तक की बात को एक बार आप लोग देख लीजिए। राजस्थान सेवा संघ ने इस हत्याकांड की जांच करी। राजस्थान सेवा संघ के सचिव रामनारायण चौधरी ने इस हत्याकांड को याद रखना निमोचना हत्याकांड शीर्षक से इसको छापा और लिखा कि देशी राज्यों के इतिहास में निमोचना हत्याकांड का वही महत्व है जो भारतीय इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड का था। मैं स्क्रीन आउट होता हूं और यहां तक की बात को आप आराम से लिख लीजिए। काफी काम का मैटर है। यह आंदोलन बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इसकी डेप्थ और इसका विश्लेषण मैं काफी विस्तार से कर रहा हूं। आई थिंक आप लोगों ने, आप वीडियो को पॉज करके आराम से इसको उतार लीजिएगा। हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी ने भी हत्याकांड की आलोचना करी और इसे दोहरी डायरशाही नाम दिया और कहा कि यह वाला हत्याकांड डायर के अत्याचार से भी अधिक भयानक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड से अधिक विभत्स, नृशंस, बर्बर हत्याकांड है। रामनारायण चौधरी क्या कहते हैं? इस हत्याकांड का देशी राज्यों के इतिहास में, देशी राज्यों के इतिहास में वही महत्व है जो भारत में जलियांवाला बाग, याद रखिएगा, जलियांवाला बाग हत्या कांड का है। ये कथन है, याद रखिएगा, रामनारायण चौधरी जो सचिव है राजस्थान सेवा संघ के। मोहनदास करमचंद गांधी ने इस आंदोलन को, याद रखिएगा, महात्मा गांधी ने इसको दोहरी डायरशाही बतलाया। साथ में आपने कहा कि यह आंदोलन जलियांवाला बाग हत्याकांड से अधिक विभत्स एवं बर्बर हत्याकांड है। यह बात महात्मा गांधी लिखते हैं। दिल्ली से एक समाचार पत्र प्रकाशित था, रियासत। उस रियासत नामक समाचार पत्र में पहली बार इसको दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड और जलियांवाला बाग हत्याकांड के समकक्ष बतलाया।
यद्यपि मैं क्लियर कर दूं, राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड 17 नवंबर 1913 ईस्वी का मानगढ़ धाम हत्याकांड है, जो भगत आंदोलन के दौरान जो गुरु गोविंद गिरी के नेतृत्व में आंदोलन था, बांसवाड़ा में हुआ था। इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना। इसकी तुलना की गई है, इसकी तुलना की गई है, नो डाउट। एक समाचार पत्र जो रियासत है, कहां से, दिल्ली से, उस समाचार पत्र में इस हत्याकांड को दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड या उसके समकक्ष बतलाया है। लेकिन मैं क्लियर कर दूं आप लोगों के सामने, सुविधा रहेगी आपको। मानगढ़ धाम हत्याकांड, ये संप सभा का अधिवेशन चल रहा था 17 नवंबर 1913 ईस्वी का। इस हत्याकांड को ये ख्याति प्राप्त है, राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी बोला जाता है। याद रखिएगा, इसको बोला गया है। क्लियर है? जब चर्चा हुई बहुत ज्यादा, तो 18 नवंबर 1925 ईस्वी को अलवर महाराजा जयसिंह स्वयं निमूचना गए और 1922 ईस्वी का जो तृतीय बंदोबस्त था, जो लैंड सेटलमेंट था, उसको वापस ले लिया और पुरानी जो भूमि बंदोबस्त थी, इसके तहत ब्राह्मण और राजपूत किसानों को रियायती दरों पर ही भू राजस्व देना था, वो लागू कर दिया। इस प्रकार से यह आंदोलन समाप्त हुआ। मुझे समझ में नहीं आता, ये फैसला पहले ही ले लिया जाता। आपने ऐसा करके कुछ, एक तो होता है ना कि पैर पे कुल्हाड़ी गिर गई, भाई साहब आप अपनी तशरीफ को कुल्हाड़ी पर ही ले बैठे। तो ये 14 मई 1925 को ये जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। इसके पश्चात 18 नवंबर 1925 ईस्वी को, क्योंकि बात ये हो गई थी कि अब राजपूत समाज में काफी ज्यादा रोष फैल गया था इस हत्याकांड के पश्चात, क्योंकि राजपूत काफी मारे गए। तो 18 नवंबर 1925 ईस्वी को याद रखिएगा, महाराजा जयसिंह स्वयं अलवर गए एवं 1922 ईस्वी का तृतीय भूमि बंदोबस्त अधिनियम न केवल समाप्त कर दिया, बल्कि पुरानी रियायती दरों पर ही ब्राह्मणों एवं राजपूतों से कर, स्पेशली राजपूत समाज से कर वसूलने का आदेश दिया। और इसके साथ ही इतिश्री हो जाती है इस किसान आंदोलन की, जिसको हम निमूचना हत्याकांड के नाम से अलवर किसान आंदोलन के रूप में भी जानते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये नॉलेजेबल एपिसोड आपको बेहद पसंद आया होगा, रुचिकर लगा होगा, परीक्षा प्रयोगी लगा होगा। और यदि आपको लगता है कि मेरी मेहनत सार्थक दिशा में, मैं कई बार कहता हूं परिणाम की सफलता या मेहनत की सार्थकता परिणाम की सफलता पर डिपेंड करता है। यदि मेहनत आपको सार्थक लगती है तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कोई पैसा नहीं है भाई, और अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए। आपका इतना सपोर्ट मुझे, मेरे लिए बहुत बूस्टर का कार्य करता है। नेक्स्ट सेशन में मैं, हालांकि मेरे को इसी सेशन में मेयो आंदोलन को भी लेना था, लेकिन एक बात मैं क्लियर कर दूं, मेयो कभी भी किसान आंदोलन नहीं था। ये कांग्रेसी विचारधारा और कम्युनिस्ट विचारधारा की एक लेखन शैली, और सिद्ध करूंगा यहीं पर, याद रखना। हवा में तीर नहीं छोड़ रहा हूं, जिसको गलतफहमी हो हवेली पा जाइएगा, लेकिन रात को 9 बजे के बाद सिद्ध करूंगा यहीं पर, याद रखिएगा इस चीज़ को। मैं जनरली किताबों में जो कचरा डाला हुआ है उसको फॉलो करने वाला इंसान नहीं हूँ, और काफ़ी सामान रखकर, बैकअप रखकर टीचिंग करने वाला इंसान हूँ। तो स्पष्ट कर रहा हूँ, नेक्स्ट सेशन में मैं आप लोगों को मेयो सांप्रदायिक हिंसा, याद रखना मेरी बात को,
क्योंकि ये बड़ा लोगों ने, जैसे मोपला हत्याकांड था हिंदुओं का, उसको मोपला किसान, जमींदार किसान की संज्ञा, ये बड़ी एक शैली होती है स्पेशली कम्युनिस्ट और कांग्रेस ओरिएंटेड, जो एक स्क्रिप्ट, एक जो लेखन शैली होती है। मुझे नहीं पता आप मेरा आकलन कैसे करोगे, आई डोंट केयर, मुझे कोई इस बात का फर्क नहीं पड़ता है। पॉइंट ये है, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ? और दो रास्ते हैं, या तो मुझे गलत सिद्ध कर दो, इसके लिए 7 बार जन्म लेना पड़ेगा, याद रखना मेरी बात को, या शांतिपूर्वक मेरी बात मान लीजिए, कोई चारा नहीं है इसके अलावा, 2 ही रास्ते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और किसान आंदोलनों को एक नई भूमिका में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए इंतजार कीजिए। हैव अ गुड डे।